नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपा स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट कोटा से। मैं आपको बताऊंगी कि गृह प्रबंध होता क्या है। गृह प्रबंध हम आम बोलचाल की भाषा में कई बार जीवन में यूज़ कर चुके हैं, उपयोग में लेके आते हैं कि हमने ये हमारा गृह प्रबंध इस तरीके का है, हमने गृह प्रबंध में ये कार्य किया। और गृह प्रबंध को हमारे जीवन में हम कई बार उतारते भी हैं, चाहे जान के या अनजाने में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं और इस गृह प्रबंध को हमारे जीवन में उतारते हैं। गृह प्रबंध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जी हाँ, गृह प्रबंध करना एक बहुत आसान शब्द है, पर गृह को प्रबंध करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसमें निकल एवं डॉर्सी ने बताया है, गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। इस परिभाषा को हम समझेंगे कि गृह प्रबंध में प्लानिंग, कंट्रोलिंग और मूल्यांकन की प्रक्रिया है, क्रिया है, बार बार रिपीट होती है, हर समय हर क्षण रिपीट होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारिवारिक रिसोर्सेज, जो भी परिवार के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, दोनों तरह के रिसोर्सेज को उपयोग में लाके उस पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। पारिवारिक लक्ष्य, मैं आपको बता दूं, लक्ष्य दो तरह के होते हैं मुख्यतः। एक होता है अल्पकालीन लक्ष्य और दूसरा होता है दीर्घकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होता है जिसके अंदर कुछ समय के लिए होता है, और दीर्घकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होता है जो लंबे समय के लिए होता है। जैसे शाम के समय सब्जी क्या बनानी है, यह होगा आपका अल्पकालीन लक्ष्य, और बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाना है, वह होगा परिवार का दीर्घकालीन लक्ष्य। तो गृह प्रबंध के अंदर इन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है, जिसमें कि हम पारिवारिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा निकल एवं डॉर्सी ने बताया था। गृह प्रबंध के एक और विद्वान है ग्रॉस एंड ग्रेंडल, और उनके अनुसार गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। आपने देखा, निकल एंड डॉर्सी ने भी यही बताया है, पारिवारिक साधन और लक्ष्य। निर्णयों की श्रृंखला का से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक निर्णय न लेके अपितु निर्णयों की श्रृंखला लेकर हम ली जाती है, और हम पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। यह गृह प्रबंध है। और बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषित किया, अलग अलग तरीके से इसको परिभाषा को गृह प्रबंध की परिभाषा दी है, परंतु हम ये कहेंगे कि गृह प्रबंध एक वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके हम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, चाहे वो निर्णयों की श्रृंखला लेके करते हो या फिर हम आयोजन, नियंत्रण का प्रयोग करके करते हो। परंतु गृह में प्रबंध करने के लिए हम हमेशा किसी न किसी तरह से लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। गृह प्रबंध की विशेषताएं, इसमें सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि गृह प्रबंध एक कला है। जी हाँ, गृह प्रबंध एक कला है। इसके अंदर चातुर्य का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर आप सौंदर्य बोध का भी इस्तेमाल किया जाता है। गृह प्रबंध एक तरीके की कला है जो सभी में होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, इसको प्राप्त भी किया जा सकता है, परंतु गृह प्रबंध एक तरीके से कला है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विज्ञान समाहित है। गृह प्रबंध में विज्ञान समाहित से तात्पर्य है कि हम घर में कई तरह का परीक्षण करते हैं, हम घर में कई तरह की रिसर्च करते हैं, हम कई तरह का रिजल्ट निकालते हैं, हम जो रिजल्ट आ चुका होता है हम उसका वापस से फीडबैक लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम देखें कि हमने देखा कि हम आज आलू की सब्जी को ही अलग अलग तरीके से बनाने का तरीका सीखेंगे, तो वो क्या हुई, उसकी रिसर्च हुई। रिसर्च करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि परिवार के व्यक्तियों की संतुष्टि होना, किस तरह की सब्जी को लेके पूरे परिवार के सदस्यगण संतुष्ट हैं, वह उसको हमने रिसर्च करके निकाला, उसका फीडबैक लेके हमने निकाला,
तो ये एक तरह का विज्ञान कहलाएगा। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे कि हमने देखा कि हमने ड्राइंग रूम का जो फर्नीचर है उसको चेंज करा, उसकी डेकोरेशन को हमने चेंज करा। बड़ा सोफ़ा हमने दूसरी साइड, दीवार के दूसरी साइड रखा, छोटा सोफ़ा हमने दीवार के इस तरफ रखा। तो हमने चेंज करके देखा कि क्या हमारा ये सुविधाजनक है या जो हमने पहले रखा हुआ था वो सुविधाजनक था। तो वो क्या किया, हमने एक तरीके से रिसर्च करी। तो गृह प्रबंध में भी विज्ञान समाहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी हाँ, परिवार जो समाज होता है वो किसके बना होता है, समाज बना होता है परिवार से। समाज की जो धुरी होती है वो किसके बनी होती है, परिवार से मिलके बनी होती है। तो हम जो भी गृह प्रबंध में कार्य करते हैं, जिस भी लक्ष्य को रखते हैं, जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वह हम सामाजिक के आसपास, क्रिया के आसपास ही करते हैं, क्योंकि यह गृह प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमें समाज के नियम, कायदे, रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए सारा गृह प्रबंध करना पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गृह प्रबंध एक कौशल है। हाँ, गृह प्रबंध को हम कौशल कहेंगे, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि गृह प्रबंध जो है वह इनबिल्ट होता है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। नहीं, गृह प्रबंध एक तरह का कौशल होता है जो सभी व्यक्तियों में समाहित होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ये है, एक ही कार्य करने को किसी महिला को या किसी होम मेकर को कार्य करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और उसी कार्य को किसी महिला को करने में कम समय का समय लगता है। तो वो क्या है कि वो एक का गृह प्रबंध बहुत अच्छा है, एक का गृह प्रबंध कम अच्छा है। गृह प्रबंध के इस कौशल को हम प्राप्त भी कर सकते हैं, हम सीख भी सकते हैं। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये केवल मेरे घर में या आपके घर में समाहित न होकर पूरे विश्व में समाहित होती है। यह हर जगह, हर व्यक्ति प्रतिक्षण करता ही रहता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है गृह प्रबंध जो कि दिखाई नहीं देती है। ये एक मानसिक रूप से सतत निरंतर चलती ही रहती है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है गृह प्रबंध, क्योंकि परिवार हर जगह होते हैं, क्योंकि समाज हर जगह होते हैं, विश्व के हर कोने में पाए जाते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर विश्व के हर जगह पाई जाती है और हर कोई इसका उपयोग में लेता है। यह परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास है। हम इसे ऐसे कहेंगे कि किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही हाथ नहीं होता है, उसके अंदर परिवार के हर सदस्यों का चाहे अनचाहे, जानबूझ के अनजाने में हर तरीके से रोल होता है, तभी जाके परिवार का लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो ये परिवार के एक सदस्य का काम न होके ये परिवार के सारे सदस्यों का कार्य होता है। तो यह एक सामूहिक प्रयास होता है, तभी गृह प्रबंध अच्छा कहलाता है। क्योंकि गृह प्रबंध अच्छा तब कहलाता है जब परिवार में एकजुटता होती है, परिवार के सदस्यों में प्यार होता है, परिवार के सदस्यों में मित्रता होती है। तो ये तभी संभव होता है जबकि उसके अंदर सामूहिक प्रयास होंगे। इसकी आवश्यकता हर स्तर पर होती है। हर स्तर का मतलब ये होता है कि परिवार के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगी कि सबसे फर्स्ट स्टेज है बिगनिंग स्टेज, सेकंड है एक्सपांडिंग स्टेज और थर्ड है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। बिगनिंग स्टेज में केवल वाइफ हस्बैंड जस्ट आफ्टर मैरिज वाली होती है। एक्सपांडिंग स्टेज हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज जब हस्बैंड बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे अपने अपने परिवार में चले जाते हैं, परिवार बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गए 3 स्तर। पर इसकी गृह प्रबंध की आवश्यकता चाहे फर्स्ट स्टेज हो, चाहे एक्सपांडिंग स्टेज हो और चाहे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज हो, तीनों स्टेज पे इसकी आवश्यकता होती है। और गृह प्रबंध में यह नहीं देखा जाता कि ये लो लेवल में है या मिडिल लेवल का है या अपर लेवल में। हर इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से देखेंगे तो भी इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से भी गृह प्रबंध लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप तीनों में इसकी आवश्यकता होती है। लास्ट पॉइंट है, इससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। गृह प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। ये हमने पहले भी देखा था, हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है लक्ष्यों की प्राप्ति करना रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, अब
ग्रह प्रबंध की सबसे मुख्य विशेषता इसीलिए इसमें रखी गई है कि पहले से निर्धारित लक्ष्य होते हैं, चाहे दीर्घकालीन लक्ष्य हो चाहे अल्पकालीन लक्ष्य हो। लक्ष्य निर्धारित हैं। हमें बच्चे को इंटीरियर डेकोरेशन, या हमें बच्चे को डाइटिशियन बनाना है, या हमें बच्चे को न्यूट्रिशनिस्ट बनाना है, या हमें बच्चे के लिए एनजीओ खोलना है, या हमें बच्चे के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है, या हमें बच्चे के लिए नर्सरी खोलनी है। कुछ भी लक्ष्य हमने बच्चे के लिए डिसाइड कर रखा है, ये हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य है, तो हम बच्चे को शिक्षा उसी हिसाब से देंगे, उसी हिसाब से कार्य करेंगे। तो ये क्या होगा, ग्रह प्रबंध के अंतर्गत आएगा कि ग्रह प्रबंध की विशेषताएं क्या है। हम देखेंगे ग्रह प्रबंध का उद्देश्य। ग्रह प्रबंध का इनविजिबल उद्देश्य ये होता है कि समय, श्रम और मनी तीनों की बचत करना। मैं वापस रिपीट कर दूं, समय, श्रम और मनी तीनों की बचत करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य होते हैं परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आवश्यकताएं दो तरह की होती है, एक होती है बेसिक नीड और दूसरी होती है लग्जरी नीड। सबसे प्रथम हम बेसिक नीड्स जो होती है हमारी, जो कि होती है रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को हम पूरा करेंगे। उसके बाद हम लग्जरी नीड्स जो होती हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लग्जरी नीड्स में भी हम इस तरह नीड को कंप्लीट करते हैं, इस तरह आवश्यकताओं को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी परिवार के सदस्य की, ऐसा तो ना हो कि किसी परिवार के सदस्य की सारी नीड्स कंप्लीट हो रही हो, किसी परिवार के सदस्य की कोई भी नीड कंप्लीट नहीं हो रही है। उससे क्या होगा, परिवार में असंतोष की भावना पैदा होती है, कि जलन की भावना पैदा होती है, वैर वैमनस्य की भावना पैदा होती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ग्रह प्रबंध का हम उपयोग करते हैं, जिसमें हम परिवार के हर सदस्य की बेसिक नीड कंप्लीट करने के पश्चात लग्जरी नीड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और लग्जरी नीड को कंप्लीट करने के लिए हम प्रायोरिटीज बना लेते हैं। इस व्यक्ति की इस समय ये नीड कंप्लीट हुई थी, अब इस व्यक्ति की ये इस तरह से नीड कंप्लीट होगी, क्योंकि हमारे पास हमें मनी का मैनेजमेंट करना है, हमें श्रम का मैनेजमेंट करना है। तो हम नीड्स तो कंप्लीट करनी ही है हमें। लक्ष्य क्या होता है, परिवार का लक्ष्य होता है कि हमें परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। पर परिवार के सदस्यों को के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए हमें परिवार के सदस्यों की आवश्यकता जब पूर्ण होगी तभी हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। और लक्ष्य कब पूर्ण होगा, लक्ष्य जब पूर्ण होगा जब उस परिवार के सदस्यों की आवश्यकता का निर्वहन होगा, पूर्ण होगी। नेक्स्ट है सीमित आय में अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आय हमारे पास लिमिटेड है, सोर्सेस हमारे पास आय के लिमिटेड है। यदि आपकी पारिवारिक आय 10,000 रुपये प्रति माह है, तो आपको उसमें बच्चों को पढ़ाना भी, अच्छी शिक्षा भी देनी है। आपको बच्चों के रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा आपकी और ज़रूरतें होती हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। तो आय हमारे पास लिमिट है, तो हम क्या करते हैं, उसका मनी का मैनेजमेंट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैसा निकाल के उस तरफ रख लेंगे जो कि हमारी बेसिक नीड कंप्लीट होगी। फिर हम पैसा निकाल के हमारे एक्सीडेंटल नीड्स के लिए, भविष्य में हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, हमें भविष्य में इस समय पैसों की जरूरत पड़ेगी, हम पैसा उसके लिए निकाल के रख लेंगे, बचत कर लेंगे। फिर कुछ अमाउंट जो हमारे पास बचेगा हम उसको खर्च करेंगे, हम उसके लिए लग्जरी खर्च करेंगे। तो वो क्या है, हमने आवश्यकता जो है, हमने देखा कि हमारे पास आय इतनी ही है, आय इतनी है, हमने हमारे सबसे पहले बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर लिया। बेसिक नीड्स करने के बाद हमने फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा उसके लिए बचा लिया। फिर हमने आय को नियंत्रित करता। ये टोटल जो हमने अभी देखा, एग्जाम्पल देखा, वो क्या होता है, ग्रह प्रबंध, वो आय का प्रबंध होता है। उसमें हमने सीमित आय में अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करी। नेक्स्ट होता है कार्य को कुशलतापूर्वक करना। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही ग्रह प्रबंध कहलाता है। ये हमने पहले भी देखा था, परंतु हमने इसको ये प्रबंध ऐसा होता है कि आप इसको आपके अंदर तो होता ही है, पर आप इसको सीख भी सकते हैं। हमने पहले विशेषताओं में देखा था कि हम प्रबंध को सीख भी सकते हैं। जी हाँ, जैसे बेकरी की रेसिपीज, बेकरी हम सीख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशंस होते हैं, किस व्यक्ति को किस समय किस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वो हम सीख सकते हैं। विभिन्न वैरायटी ऑफ डिशेस जो हम सीख सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन हम सीख सकते हैं, और उसके अलावा हम पेंटिंग्स बनाना सीख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होते हैं जो हम सीख सकते हैं और हमारे ग्रह प्रबंध में काम आती है। तो
कार्य को हम और अच्छी तरीके से कुशलता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पुनः लेंगे कि हम रेसिपीज की बात करते हैं। हमने डेली अगर आपको दाल 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 परोसी जाए तो वो बहुत मोनोटोनस सा हो जाता है। उसके लिए हमने क्या करा, हमने एक नई डिश सीखी, दाल का चीला बनाना। हम उपयोग में केवल दाल ही ले रहे हैं, न्यूट्रिशन जो बच्चों को चाहिए वही दिया जा रहा है, परंतु उसकी वैरायटी चेंज कर दी। तो हमने वो कार्य को करा तो सही, पर हमने उसको और कुशलतापूर्वक करा। कुशलतापूर्वक करने से एक की जगह 5 वैरायटीज आ गई। 5 वैरायटीज आ गई, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो गया, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो गया। तो जो मोनोटोनस सी लाइफ चल रही थी वो दाल की, वो मोनोटोनस सी लाइफ चेंज हो गई। चेंज होते ही बच्चों के खाने की सहूलियत, बच्चों के खाने का तरीका और उसका इंटेक, जो हर माँ चाहती है कि बच्चे का इंटेक बढ़े, वो इंटेक बढ़ जाता है, तुरंत ही बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसको उसी कार्य क्या था हमारे पास, बच्चे का इंटेक बढ़ाना। हमने पहले तरीका क्या अपनाया, पहले तरीके में हमने बच्चे का डेली दाल परोसी। दूसरे तरीके में हमने एक बार पकोड़े परोसे बच्चों को दाल के, एक बार हमने दाल के चीले बना के परोसे, एक बार हमने केवल दाल परोसी, तो एक बार हमने दही बड़े परोसे। तो बच्चे के पास वैरायटी गई और बच्चे ने दाल तो ली, पर उसका मेथड, हमने कार्य को और अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक संपन्न किया। पारिवारिक स्तर को बनाए रखा। मैंने आपको पहले भी बताया, परिवार के लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप, 3 तरह के इकोनॉमिक स्तर पाए जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे घर में आए या हम किसी के घर में जाएं तो हमारा परिवार का स्तर दिखे कि हाँ, हम इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम इस स्टेटस के में बिलोंग करते हैं। तो इसका तभी हो सकता है ये पूर्ण, जबकि आपका गृह प्रबंध अच्छा हो। गृह प्रबंध का तात्पर्य मैं पुनः वापस रिपीट करना चाहूँगी इस बात को, कि गृह प्रबंध में समय, शक्ति और मनी, तीनों का तालमेल बैठाना होता है। जब ये तीनों का तालमेल बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा, जब आपका पारिवारिक स्तर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट है स्वच्छ पारिवारिक वातावरण बनाए रखना। ये स्वच्छ पारिवारिक वातावरण तब बना रहेगा जब परिवार के सभी सदस्यों की नियम के अनुसार आवश्यकता पूर्ण होगी। यह नहीं होगा कि किसी की आवश्यकता ज़्यादा हो रही है, पूर्ण हो रही है, किसी की आवश्यकता कम पूर्ण हो रही है। आपस में जिम्मेदारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट जाएगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि अपनी उम्र और बौद्धिक विचारों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब वर्क का जिम्मेदारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और आवश्यकताएं पूर्ण होगी, तब जाके आपका गृह प्रबंध, आपका पारिवारिक वातावरण अच्छा बना रहेगा। और जब पारिवारिक वातावरण अच्छा बना हुआ है तो नो डाउट किसी भी महिला का गृह प्रबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। तो ये गृह प्रबंध के उद्देश्य हैं, जिसको चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, सभी जो घरेलू महिलाएं और जो कामकाजी महिलाएं जिसके ऊपर यह परिवार का दायित्व होता है, वह परिवार के दायित्व निभा करने वाले इन उद्देश्यों की पूर्ति कर ही लेते हैं। ज़्यादा अच्छी तरह वह कर पाते हैं जिसके अंदर कुशलता ज़्यादा होती है, और कुशलता ग्रहण अंदर तो होती ही है, परंतु उसको हम सीख भी सकते हैं। हर कार्य को करने के लिए, हर अच्छे कार्य को करने के में कई तरह की बाधाएं आती हैं। तो हम ये बाधाएं यहाँ पे भी देखेंगे कि गृह प्रबंध जब हम करते हैं तो उसमें भी कई तरह की बाधाएं हमें महसूस होती हैं। जो परिवार का एक सूत्र में बांधे रखना चाहता है, उसे कई तरह की बाधाएं महसूस होती हैं। सबसे बड़ी बाधा है कि व्यवस्था की जानकारी का अभाव। किस तरह कब व्यवस्था की जाती है, इसकी जानकारी का अभाव होता है, तब जाके व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, और व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं तो गृह प्रबंध बिगड़ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेंगे कि हमें यदि किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अब बच्चे की बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करना है आपको, तो आपको कहाँ करना है, उसके लिए आप लोगों को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिएंगे, किस व्यक्ति को बुलाना है, मेन्यू क्या बनेगा, क्या ये इवेंट होगा, क्या इसकी ये थीम पार्टी होगी, ये सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब इन व्यवस्थाओं में इवेंट हमने डिसाइड कर लिया, पर इस इवेंट को कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, जगह का आपको पता ही नहीं है। तो वो क्या है कि आपको व्यवस्था की जानकारी का अभाव होना। आपकी थीम पार्टी है बर्थडे में,
पर आपको थीम क्या लेनी है ये आपको डिसाइड मालूम नहीं है। तो क्या है कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि हमें बर्थडे पार्टी थीम और पार्टी के थ्रू ऑर्गेनाइज करनी है, पर उसके लिए व्यवस्थाएं किस तरीके से करनी है, क्या होने वाला है आगे, ये आपको मालूम नहीं है, तो वो एक गृह प्रबंध में बहुत बड़ी बाधा होती है। नेक्स्ट है संभावित साधनों से अनभिज्ञ। संभावित साधनों से अनभिज्ञ का से तात्पर्य होता है कि रिसोर्सेस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, परंतु रिसोर्सेस क्या होते हैं, इसको कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, ये हमें नहीं मालूम। हाँ, इसका भी हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि यदि कोई कामकाजी महिला है, ठीक है, वो घर के सारे कार्य निपटा के फिर वो अपने वर्क प्लेस पे जाती है। उसका एक मुख्य कार्य आटा गूंथना भी है। आटा मशीन से भी गूंथा जा सकता है, आटा हाथों से भी गूंथा जा सकता है, परंतु उसे ये नहीं पता है कि आटा को मशीन के द्वारा भी गूंथा जा सकता है। तो क्या है कि वह साधन तो है मार्केट में अवेलेबल, पर उस साधन का अभाव है, उस साधन के जानकारी का अभाव है। मशीन, वॉशिंग मशीन जो आती है वो ऑटोमेटिक भी आती है और नॉन सेमी ऑटोमेटिक भी आती है। नॉन ऑटोमेटिक तो आजकल बंद ही हो चुकी है, परंतु जो सेमी ऑटो महिलाओं को इस बात की जानकारी का ही अभाव नहीं, मालूम नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन भी आती है और ऑटोमेटिक मशीन से समय, श्रम और पैसा तीनों की ही बचत हो सकती है। इस बात से, इस राज से वह अनभिज्ञ है। चूंकि राज से अनभिज्ञ है तो वो क्या है कि हमारे पास साधन तो है, हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, परंतु उस रिसोर्सेस का वह उन्हें मालूम नहीं है। थर्ड पॉइंट है व्यवस्था संबंधी निर्णयों के लिए जानकारी का अभाव। किसी भी तरह की व्यवस्था होती है, करनी होती है हमें गृह प्रबंध में, परंतु उसके लिए हमने देखा था कि निर्णयों की श्रृंखला है ग्रॉस एंड ग्रेंडल के अनुसार, हमें परंतु उस निर्णय लेने के लिए कहाँ से निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, कब निर्णय लेना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका फीडबैक क्या होगा, ये जानकारी एकत्रित करनी होती है हमें सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करके हम इन सब की जानकारी इकट्ठी करेंगे, फिर हम निर्णयों की श्रृंखला बनाएंगे। तो यह निर्णयों की जो श्रृंखला होती है, जो व्यवस्था संबंधी निर्णय होते हैं, उनकी जानकारी कहाँ से मिलेगी जब गृह प्रबंध जो कर रहा होता है उसको यही नहीं मालूम है, तो गृह प्रबंध किस तरह का होगा ये आप सोच ही सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बाधा होती है कि निर्णय जो होता है वो लेने बहुत मुश्किल कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना एवं लक्ष्य का तालमेल का अभाव। लक्ष्य हमारा ये है कि हमें जब हमारा बच्चा 12th क्लास में आए तो हमारे पास इतना अमाउंट हो जाना चाहिए ताकि हम बच्चे को आगे इस समय इस पैसों की जरूरत पड़ेगी पढ़ाई में, तो हम उस समय इतना अमाउंट इकट्ठा करके रख सकें। ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। अब योजना हमने स्टार्ट करी 10वीं से, योजना हमने स्टार्ट करी बच्चा जब 9th में आया तब से हमने स्टार्ट करी। तो क्या है योजना तो कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, बच्चों को जब 12th में इतना अमाउंट चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए पैसे का, तो हमें योजना उसका जब बच्चा 2nd क्लास में होता है, जब उसकी ज़रूरतें कम होती है, जब उसकी लग्जरी ज़रूरतें कम होती है, तब हमें वो स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। पर हमने कब स्टार्ट करी, हमने स्टार्ट करी बच्चा जब 9th में आया, बच्चा जब 10th में आया, तब हमारा समय निकल चुका था। चूंकि समय निकल चुका था और तो ये योजना और लक्ष्य के बीच में जो तालमेल जो बैठना होता है, ठीक है, वो तालमेल नहीं बैठा, और जब तालमेल ही नहीं बैठा तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा होगी। तो हमें किसी भी लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए, चाहे अल्पकालीन लक्ष्य हो या फिर हमें दीर्घकालीन लक्ष्य हो, दोनों में से किसी भी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तालमेल का बैठाना बहुत ही आवश्यकता हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम ये देखेंगे कि हमें शाम के समय इतने बजे तक हमारे घर में पार्टी है, हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब गेस्ट आ रहे हैं, हमारे घर में पता है हमारे घर में पार्टी है, गेस्ट आ रहे हैं, हमारी योजना मेन्यू में ये बनाने की है, पर हमारे किचन में ये सुविधा, ये रिसोर्स है, जो चीज़ें हैं बनाने के लिए, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने योजना तो बना ली, हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, पर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो उन चीज़ों के में आपस में तालमेल जो है वो नहीं बैठा, और चूंकि तालमेल नहीं बैठा तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। तो ये एक गृह प्रबंध में बहुत बड़ी बाधा आ जाती है कि तालमेल बैठाना,
स्पेशली योजना में और जो लक्ष्य होता है उसके बीच मध्य में तालमेल बैठाना एक बहुत ही आवश्यक कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवस्था में सभी पारिवारिक सदस्यों का शामिल न होना। किसी भी लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का उस कार्य में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि शादी की व्यवस्था होती है। शादी की व्यवस्था में बहुत सारे कार्य होते हैं। कपड़े खरीदना, आपके मेन्यू डिसाइड करना, मेन्यू वालों को बैठाना, लड़के वाले या लड़की वाले जो भी हैं उनके साथ तालमेल बैठाना, अलग अलग विभिन्न तरह की शॉपिंग्स करना, विभिन्न तरह के अरेंजमेंट्स करना। ठीक है, अब ये अगर सारे कार्य मैं अपने ले लूँ या कोई भी सदस्य अपने पर ले ले तो कार्य बहुत मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य हुआ, शादी का तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य हुआ, पर हमने क्या देखा, इसमें सभी सदस्यों को शामिल करा। एक जना शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, एक टेंट की व्यवस्था देख रहा है, एक मेन्यू की व्यवस्था देख रहे हैं। तो अलग अलग हमने परिवार के सदस्यों को जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी देने के साथ में हमारा कार्य बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो गया। तो बाधा जब उत्पन्न होती है जब परिवार के सदस्य उसमें शामिल नहीं होते हैं, परिवार के सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तब जाके बाधाएं होती हैं। नेक्स्ट है तैयार समाधानों की इच्छा। ये तैयार समाधानों की इच्छा एक आधुनिक युग का बहुत ही बड़ा बाधा है कि हम ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ तैयार मिल जाए। हमारे स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं, हमें 1 वीक सीरीज मिल जाए, 1 वीक सीरीज से हम उसको अच्छे से पढ़ लें और हम अच्छे से नंबर से पास हो जाए। ठीक है, हमें तैयार माल चाहिए, हमें तैयार चीज चाहिए। हम उसके लिए यह अपेक्षा करना चाहते हैं, हम एज ए टीचर हम ये बोलना चाहते हैं कि आप बुक्स पढ़ें, एक बुक पढ़ें, दूसरी बुक पढ़ें, तीसरी बुक पढ़ें, उससे आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आपका उद्देश्य केवल और केवल पढ़ाई करके डिग्री हासिल करना नहीं है, आपका उद्देश्य पढ़ना है, ज्ञान अर्जन करना है। ठीक है, तो हमें तैयार समाधान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हम उनको तैयार करें। हो सकता है गृह प्रबंध में, अब हम गृह प्रबंध की तरफ चलेंगे, हो सकता है कि गृह प्रबंध में जो उसके घर की व्यवस्था वो हमारे घर की व्यवस्था ना हो। क्यों? क्योंकि उसके परिवार का स्तर अलग है, उसकी सामाजिक रीतियां अलग है, उसकी पारिवारिक आय अलग है, उसके परिवार का वातावरण अलग है, हमारा ये सब चीजें अलग है। तो हमें तैयार समाधान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे तरीके से समाधान ढूंढना पड़ता है। ठीक है, हम समाधान के लिए ये जरूर कर सकते हैं कि हम समाधान के लिए पूछ सकते हैं, हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हम अलग अलग जगह से बातें पता लगा सकते हैं कि हाँ इस समस्या का इस तरीके से समाधान भी हो सकता है। परंतु समाधान क्या होगा इसका निर्णय गृह प्रबंध करने वाले को स्वयं को लेना पड़ता है और कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबके ग्रह की परिस्थितियाँ अलग होती है, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। नेक्स्ट है दायित्व आवंटन का अभाव, जो कि गृह प्रबंध को, अगर गृह प्रबंध में दायित्व आवंटन अच्छी तरीके से हुआ है सभी पारिवारिक सदस्यों के मध्य, तो गृह प्रबंध बहुत अच्छा रहेगा। अब आप जो कि हमारे हिंदुस्तान के परिवारों में अक्सर नहीं देखा गया है, नेग्लिजिबल होता है, दायित्व आवंटन का अभाव रहता ही रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि आप ये देखिए, जो घर में महिला होती है, ठीक है, उसके ऊपर सारा दायित्व रहता है, सुबह से लेके शाम तक का सारा कार्य उसे करना पड़ता है। उसमें उसे किसी भी तरह का सहयोग या तो वो स्वयं नहीं लेती है या उसको नहीं लेने दिया जाता है, चाहे वो उसके बच्चे हों, चाहे वो उसके अन्य घर वाले हों। ठीक है, अब चूंकि सारा दायित्व किसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है, तो कैसे गाड़ी चलेगी? गाड़ी के पहिए तो 4 होते हैं, अब चारों पहियों से ही गाड़ी चलती है, पर चूंकि गाड़ी का पहिया तो एक ही चल रहा है, बाकी पहिए तो रेस्ट पर हैं, तो गाड़ी चलना इम्पॉसिबल है। यही रीजन होता है गृह प्रबंध में कि हमें परिवार के सभी सदस्यों को इक्वली काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। दायित्व उम्र के हिसाब से दे दिया जाता है कि आपकी ये उम्र है, आपको ये दायित्व निभा करना ही पड़ेगा। इससे बच्चे सीखते हैं और बड़ों को थोड़ी सहूलियत मिल जाती है और गृह प्रबंध बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट है प्रयत्नों का अभाव। अब प्रयत्नों का अभाव और ये तैयार समाधान एक दूसरे के पूरक है। ठीक है,
ये एक दूसरे के इसलिए वो होंगे क्योंकि हम प्रयत्न नहीं करना चाहते किसी भी चीज के लिए, और मॉडर्न युग में तो कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहता है। मॉडर्न युग में हमें चाहिए तैयार 2 मिनट नूडल्स, बनी बनाई वेजिटेबल्स, ये हमें सब कुछ चाहिए कि हम फटाफट फटाफट सारे कार्य निपटा सकें, परंतु हम किसी भी तरह का प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। परंतु गृह प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जितना प्रयत्न करोगे, जितना विज्ञान का इस्तेमाल करोगे, जितना कला का इस्तेमाल करेंगे, वह प्रबंध उतना अच्छा रहता है, उससे मन में उतना संतोष होता है। आप देखेंगे कि आजकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम ना होके कई तरह की समस्याएं मानसिक रूप से ज़्यादा उत्पन्न होती जा रही है। वो समस्या इसलिए उत्पन्न होती जा रही है क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें कुछ भी प्रयत्न करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमें तैयार आराम से हमारा जीवन आरामदायक हो, हम आराम से जिए। ठीक है, सभी के लक्ष्य यही कि हम आराम से जीना चाहते हैं, परंतु उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। प्रयत्न करने से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रयत्न करने से ही हमें गृह प्रबंध अच्छा रहता है, और गृह प्रबंध अच्छा रहेगा तो पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो लक्ष्य पूरा होगा और हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा पारिवारिक स्तर अच्छा बना रहेगा। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है गृह प्रबंध की भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन ऑफ होम मैनेजमेंट। मिसकंसेप्शन ये होता है कि प्रबंध एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। गृह प्रबंध करने के बाद ये खत्म हो जाता है। जी नहीं, गृह प्रबंध निरंतर सतत प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती रहती है। इसका कभी भी एंड नहीं होता है। यह प्रक्रिया मानसिक रूप से चाहे वो दिखाई दे ना दे, परंतु मानसिक रूप से यह चलती ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध का संबंध कार्य संपन्न करना है, नहीं। प्रबंध का संबंध कार्य संपन्न करना नहीं है, अपितु परिवार को एक साथ तालमेल बिठा के रखना है, परिवार में रिश्तों में गठबंधन बनाए रखना है, परिवार के रिश्तों में प्रागंडता बनाए रखना है। यह केवल कार्य संपन्न करना या आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक ही सीमित नहीं है, यह लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये परिवार के अंदर एकजुटता रखने से भी आगे बढ़कर है। अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं अपितु प्रशिक्षण से ही बनते हैं। कुछ ये हम तो कह सकते हैं कि कुछ गुण होते हैं प्रबंधक में जो जन्मजात होते हैं, परंतु कुछ गुण होते हैं वो हम ट्रेनिंग से भी ले सकते हैं। जैसे फूड प्रिजर्वेशन की ट्रेनिंग ली जा सकती है, बेकरी की ट्रेनिंग ली जा सकती है, इंटीरियर डेकोरेशन की ट्रेनिंग ली जा सकती है, फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग ली जा सकती है, नर्सरी क्लासेस की ट्रेनिंग ली जा सकती है, क्रैश क्लासेस की ट्रेनिंग ली जा सकती है, एनजीओ कैसे ओपन हो सकता है, इस तरह की ट्रेनिंग ली जा सकती है और हम एक अच्छे गृह प्रबंधक बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है, कुछ गुण हमें जन्मजात होते हैं, परंतु कुछ गुण हम ट्रेनिंग के द्वारा भी ले सकते हैं। और यह भारत में नेक्स्ट कंसेप्ट मिसकंसेप्शन जो है वो भारत में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, वो है कि परिवार के मुखिया तक ही सीमित है। जो भी प्रबंध करना है हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ये परिवार के हमने हमारा लक्ष्य, हमारी डिमांड परिवार के मुखिया तक रख दी गई है। अब उस लक्ष्य को, उस डिमांड को पूरी करना परिवार के मुखिया तक ही को ही करना है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। यह परिवार के सदस्य की, हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स दोनों एक साथ चलते हैं। आपको अधिकार तभी मिलेगा जब आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। आप मेरी बात का कहने का तात्पर्य अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकार तब दिया जाता है जब आपको जिम्मेदारी ली जाएगी। तो आपको किसी भी चीज़ का अधिकार लेना है, आपकी आवश्यकता को पूर्ण करना है, तो ये परिवार का केवल जो गृह प्रबंध कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, यह पूरे परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। ये केवल मुखिया तक सीमित नहीं होती है कि केवल मुखिया है वही काम करेगा, उसी की जिम्मेदारी है। हम तो केवल हमारी आवश्यकताएं, हमारे लक्ष्य को बता देंगे और उसका पूर्ण करना उसकी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और यह हमारे भारत में
बहुत बड़ा ही मिसकंसेप्शन है और जो बरसों से चला आ रहा है। ठीक है, ये अब थोड़ा जो रीति रिवाज है, ये कुरीति जो है, जो मिसकंसेप्शन है, वो टूटता जा रहा है, पर अभी भी ये पूर्ण तरह से टूटा नहीं है। लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, चाहे वो बेसिक नेसेसिटी हो, चाहे वह लग्जरी हो, लक्ष्य हो, जो भी हो, वो हमारे को प्राप्त करना ही हमारी गृह प्रबंध नहीं है। गृह प्रबंध में सामाजिक स्तर, पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक जीवन को के साथ में तालमेल बिठाना, शारीरिक व मानसिक संताप न हो वह करना। आपने देखा होगा आजकल कई तरह के मानसिक बीमारियां ज़्यादा होने लग गई, आत्महत्या के केसेस ज़्यादा होने लगे। वो इसलिए ज़्यादा होने लग गए हैं कि गृह प्रबंध में कहीं ना कहीं लैक्यूना रह जाता है। चूँकि गृह प्रबंध में कहीं ना कहीं लैक्यूना रह जाता है, हम वो इसलिए रहता है कि हम हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, हमारी आवश्यकताएं को हम फिजिकली पूर्ण करना चाहते हैं, भावात्मक रूप से पूर्ण नहीं करना चाहते हैं। चूँकि हम हमारी आवश्यकताओं को भावात्मक रूप से पूर्ण नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब भावनाएं एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, जब हमारी भावनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वो किसी एक लिमिट तक क्रॉस करना चाहती हैं, तो वह मानसिक विक्षोभ में परिवर्तित होती है और आत्महत्या के केस बढ़ते जाते हैं। तो गृह प्रबंध हमें फिजिकल आवश्यकताओं को पूर्ण करना नहीं होता, जबकि इमोशनल आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी होता है। गृह प्रबंध करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसके अंदर सभी सदस्यों को संतुष्ट रख पाना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, परंतु एक कुशल प्रबंधक वही होता है जो कि मैक्सिमम आवश्यकताएं पूर्ण कर सकता है, मैक्सिमम लक्ष्य पूर्ण कर सकता है। इसके अंदर वह अपने मनी, उसके अंदर वह अपने टाइम और उसके अंदर अपनी एनर्जी, तीनों की बचत हो, तीनों का कम से कम उपयोग हो, मैक्सिमम उपयोग रिसोर्सेज का हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वह नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, किसी भी तरह के रिसोर्सेज का मैक्सिमम उपयोग हो और दी बेस्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो, तब जाके हमें अच्छा गृह प्रबंध कहलाता है। और यह गृह प्रबंध करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु इससे डरने की कोई वो नहीं है बात, और ये अच्छी तरीके से हो ही जाता है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, गृह प्रबंध के उत्प्रेरक कारक। उत्प्रेरक कारक से क्या तात्पर्य है? उत्प्रेरक कारक वो होते हैं जो हमें उत्प्रेरणा देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें कार्य करने की शक्ति देते हैं, तो वो होते हैं उत्प्रेरक कारक। ठीक है, अब गृह प्रबंध की जब हम बात करते हैं तो गृह प्रबंध में मुख्यतः 3 उत्प्रेरक कारक होते हैं। सबसे पहला होता है लक्ष्य, कि हमें ये प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मूल्य, कि हमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, हमारे नियम कायदे के हिसाब से हमें यह प्राप्त करना है। और लास्ट है इसका स्तर, हमारे स्टैंडर्ड, हमारे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, हमारे नियम कायदे के अनुसार जो हमें प्राप्त करना है, लक्ष्य जो प्राप्त करना है, वो होते हैं उत्प्रेरक कारक। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे 3 उत्प्रेरक कारक होते हैं। ये तीनों उत्प्रेरक कारक एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ साथ अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ चलते हैं, और इनको एक साथ लेके चलना ही गृह प्रबंध है। हमारे मूल्य, हमारा स्तर, हमारा लक्ष्य लेकर ही साथ में चलना अच्छा गृह प्रबंध कहलाता है। हमने गृह प्रबंध में 3 उत्प्रेरक कार्य देखे। ये कारक मूल्य, लक्ष्य और स्तर थे। अब हम इन तीनों का एक एक करके क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं कैसे होती हैं, इनका विभक्तिकरण किस तरह किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य होते क्या हैं। मूल्य हम बोलेंगे वैल्यूज़। हमारे सभी के अंदर कुछ और कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि हाँ, हम हमारी वैल्यू को लेके चलते हैं, हम उनके देख के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात हम जीवन में उसको निरंतर अपनाते ही रहते हैं। हमारे अंदर होते हैं मूल्य, और हम उन मूल्यों को लेके गृह प्रबंध करते हैं।
ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि आपने देखा था गृह प्रबंध में अलग अलग तरह की परिभाषित किया गया था, उसी तरह मूल्यों को भी अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे निकल एम डॉर्सी के अनुसार। निकल एम डॉर्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहारों को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यही न्याय, विवेचन एवं विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं। इसमें यह गुण होता है कि यह विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन को संभव बनाते हैं। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया, निकल एम डॉर्सी ने, कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक होते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, यह आपके मूल्य पर निर्भर करता है। मूल्य मानव के द्वारा, स्वयं के द्वारा निर्मित होते हैं। मुझे सच बोलना है, ये एक मेरा मूल्य है। मुझे किसी भी परिस्थिति में सत्य ही बोलना है, ये मेरा एक मूल्य है। और इस मूल्य के लिए मैं किसी भी स्तर तक पहुंच के अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ठीक है, तो मूल्य क्या, मेरा मानवीय मूल्य क्या हुआ? सत्य का बोलना। ये एक मानवीय मूल्य हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा मूल्य देखेंगे कि दिखावा करना। दो तरह के मूल्य होंगे, एक तो है जो है वो है, और एक है जो नहीं है उसको बारे में बढ़ चढ़ के बातें करना, जो कि आज के आम बोलचाल की भाषा में इस युग में एक बहुत बड़ा मूल्य हो चुका है कि हमारे पास जो नहीं है, हम जैसे हैं हमें उसे वैसे नहीं रहना है। हमें दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं, या हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, या हमें इस चीज़ की बहुत सारी जानकारी है, भले ही हमें हो या ना हो। तो वो क्या है, एक हमारा मूल्य होता है, और ये हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इसका यह मूल्य होता है। आराम मेरा मूल्य है, प्रेम मेरा मूल्य है। अब मूल्य क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, परंतु ये हम देखेंगे अभी क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। परंतु हम हमारे व्यवहार में इसको अपनाते हैं, और हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का यह मूल्य होता है। और ये हमें ऐसे मूल्य होते हैं जो हमें हमारे व्यवहार में दर्शा दे जाते हैं। इसमें आगे लिखा है, यही न्याय, विवेचन और विश्लेषण हेतु आधार प्रदान करते हैं कि आपने उस व्यक्ति को उस चीज से जस्टिफाई कर लिया। यह व्यक्ति ऐसा है, इसका गृह प्रबंध ऐसा है। ठीक है, वो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो हम इसको चीज का न्याय कैसे करेंगे, हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे कि उसके मूल्य किस तरीके के हैं। जिस तरीके के मूल्य होंगे उस तरीके से हम उस चीज का न्याय करेंगे। अगर मेरा मूल्य सत्य बोलना है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं उस सत्य को देखते हुए ही न्याय करूंगा। मैं उस सत्य को देखते हुए उस सिचुएशन का विवेचन करूंगा, विश्लेषण करूंगा। फिर इसमें आगे लिखा है, इसमें यह गुण है कि यह विभिन्न विकल्पों मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसके इतने सारे सॉल्यूशन हैं। एक प्रॉब्लम आई है एक्स, उसके ABCD सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उन ABCD सॉल्यूशंस को बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन करना ही आपका मूल्य है। आपके मूल्य आपको यह बताएंगे कि आपने किस चीज का चयन क्यों करा है। वो चयन इसलिए करा है कि आपके मूल्य ये थे। समझ रहे हैं आप बात को? बात यह है कि आपके मूल्य आपके जीवन को दर्शाते हैं। आपका मूल्य आप बताते हैं कि आप किस तरीके से कार्य करेंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका सामाजिक दायित्व निर्वाह करेंगे या नहीं करेंगे, या समाज में आपका दायरा क्या होगा। अगर आपका मूल्य है सामाजिक मतलब कि समाज में उठना बैठना, समाज के व्यक्तियों से बात करना, समाज के रीति रिवाजों को निर्वाह करना, तो वह आपका मूल्य है। तो इस मूल्य को यह आपके व्यवहार में दर्शाएगा कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति के मूल्य होते हैं वो इसके व्यवहार में दिखाई देते हैं, और व्यवहार में दिखा के उसके अपनाते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके के विभिन्न तरह के मूल्य होते हैं। जिससे जिसे आप पढ़ेंगे कि मूल्य क्या होते हैं, कौन कौन से अलग अलग विश्लेषणों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से मूल्यों को विभाजित किया, ये हम देख लेते हैं। फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि मूल्य किस प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं।